who is most beneficent and most merciful. Yes, student, today we shall learn how to write topic sentence, supporting detailed sentences, and will also learn thesis statement and concluding paragraph. So how we are going to conclude paragraph? If you write a complete question but you have forgotten the conclusion, right, examiner, he will consider your question as an incomplete question answer. So this answer is not complete because you haven't concluded it. So you should conclude your question answers so that examiner must know you have at least written something. So conclusion is a necessary and you can say compulsory in a way to complete your overall question answer. So let's see what is topic sentence. आज हम देखते हैं topic sentence क्या है. आपका जो एक कोई भी पैराग्राफ होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं. यानी एक तो उसके अंदर क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस भी होता है और उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल भी मौजूद होती है. बाकी हम फाइंड करें या हमें पता चले या ना पता चले, वो अलग बात है. कुछ पैराग्राफ जो होते हैं उनके अंदर जो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, जो मेन आइडिया होता है, वो एक्सप्लिसिट होता है. एक्सप्लिसिट मेन आइडिया. कोई मुझे बताए कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेन आइडिया. किसी के अंदर छुपा होता है, आपने निकालना होता है कि इसका मेन आइडिया. और इसी तरह जो कंफ्यूज करती है कि एक स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट का पता ही नहीं चलता वो कहना क्या चाह रहा है. आज मैंने कुछ यानी पार्ट 1 को भी मैंने पास पेपर करवाया, तो उसमें से मैं आपको जस्ट एक मिसाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर पंजाब यूनिवर्सिटी का. अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कहता है, डू यू थिंक इट इज़ अ फेयर फॉर एडिपस टू कॉल हिमसेल्फ द वर्स्ट ऑफ द मैन इन एडिपस रेक्स बाय द सोफोक्ली, व्हाई एंड व्हाई नॉट. यानी जो अपने आप को वो कहता है वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, अपने आप को वर्स्ट ऑफ ऑल मैन, क्या ये उसका रिलायबल था, क्या ये ठीक था या नहीं ठीक. अब यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है कि फेट और डेस्टिनी वाला और कैरेक्टर वाला. अब हमने इसमें डिस्कस कैसे, इसमें मेन आइडिया जो है वो पूछ रहा है क्या कि फेट क्या रिस्पॉन्सिबल है. ओवरऑल ये क्या किसको, ये एक इम्प्लिसिट आइडिया इसके अंदर, एक्सप्लिसिट उसने वाजे नहीं किया. हमने अब इसके अंदर से मेन आइडिया थीसिस स्टेटमेंट निकाल दी है. तो ये अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो गलत लिख के आ जाते हैं. आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपका बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी. अच्छा, फिर एक और आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ ताकि पता चल जाए. हाँ जी, आगे क्वेश्चन आएगा, इसको भी देखते हैं. यस, अब यहाँ पे शायद आपने भी ये पार्ट फर्स्ट में किया हो, आपने किया वो ह्यूब्रिस वाला भी है ना एडिपस में, वो भी. अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ कहता है कि एक्सप्लोर ऑस्कर वाइल्ड प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी. अब देखिए ये एक्सप्लोर ऑस्कर वाइल्ड्स प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी. अब उसने एक्सप्लिसिट वाज़े बता दिया. अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एज अ कॉमेडी की असाइनमेंट लगा लेंगे, यानी उसने एक्सप्लिसिट कर दिया. अगर ये छुपी हुई स्टेटमेंट कोई होती इसके अंदर, उसने उलझाया होता, वो होती जो छुपा हुआ हिडन आइडियाज़ होते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट. हिडन मेन आइडियाज़ होते हैं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट को क्या करता है, वो हिडन कर देता है और आपको इम्प्लाइड मीनिंग दे देता है. इम्प्लाइड उसको कहते हैं इम्प्लाइड. सो जस्ट थिंग्स आर इम्प्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट एंड यू हैव टू ड्राइव आउट. आपने उसको क्या करना है, यू हैव टू ड्राइव इट आउट. आपने उसके अंदर से निकालना है कि इसका क्या है. आगे कुछ और आपको मैं इधर मिसालें देता हूँ. अब यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर हम उसकी लिख दें एज अ कॉमेडी या समरी लिख दें पूरी, तो हमारा क्वेश्चन इससे भी हो सकता है क्योंकि वो सारा है ही कॉमेडी. तो उसने कॉमेडी हमें कहा तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं. आगे और है, आपको उधर से मैं आपके पेपर से भी मिसालें दूंगा. What impact do idea of the magic and the mystery have in the winter tale?
अब इसमें जो एज अ उसके मैजिक प्ले उसे साबित करना है, इसमें भी एक्सप्लिसिट है आइडिया। डू यू थिंक दैट एवरीवन हु हैज़ अ थ्रस्ट फॉर मोर नॉलेज शुड फेस अ सिमिलर एंड विद द डॉक्टर फास्टस मेट डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली लेड टू फास्टस डाउनफॉल। ये जो डैमिनेशन वाला क्वेश्चन है इसके ऊपर वो लगेगा। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि क्वेश्चन की समझ आ जाती है, बाज़ औक़ात उसकी समझ नहीं आती, तो फिर हमने उसको कैसे निकालना है। सो लेट्स सी, कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा तो आप खुद उसको फिर अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो पहली तो बात ये है कि हर एक पैराग्राफ के अंदर, अगर पैराग्राफ भी आपने लिखना है तो उसके अंदर कोशिश करें कि उसको एक तो उसका टॉपिक जो है उससे रिलेटेड लिखें, टॉपिक से रिलेटेड रहें उसके। फिर क्या करें कि सपोर्टिंग डिटेल जो है वो फाइंड करें, सपोर्टिंग क्या क्या उस टॉपिक को सपोर्ट कर रही है। सपोर्टिंग डिटेल अगर आपके पास नहीं है, सपोर्टिंग डिटेल में अक्सर कहता हूँ ना, समरी याद करो, करेक्टर लिस्ट याद करो, ठीक है, 2 4 5 कोटेशन याद कर लो, वो सारी सपोर्टिंग डिटेल ही तो होती है। टॉपिक आपको मिल गया, अब आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको सपोर्टिंग इतना मटेरियल हो आपके पास कि उससे रिलेटेड, जब मटेरियल ही नहीं है तो फिर लिखोगे क्या। अगर हमारे ग्लास के अंदर पानी है तो फिर तो हम पी सकते हैं, जब ग्लास के अंदर पानी नहीं है तो फिर पिएंगे क्या। इट मीन इट्स एम्प्टी, वो खाली है, वो ब्लैंक है, तो फिर किस काम का। अगर आपके माइंड में कुछ यानी इनफ इंफॉर्मेशन है तो फिर ही टॉपिक को कुछ दोगे ना। टॉपिक हो, उसमें टॉपिक के रिलेटेड आप एक स्टेटमेंट आपके पास हो यानी सपोर्टिंग डिटेल, फिर दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, तो फिर आप उससे रिलेटेड करते जाओगे टॉपिक से। अगर नहीं कर रहे उससे रिलेटेड, फिर आप इधर उधर ऐसे फिर बीटिंग अबाउट द बुश जो है, फिर वो तो काम ख़राब करेगा, फिर तो उसको पता चल जाता है। अच्छा, ये टॉपिक सेंटेंस, ये टॉपिक सेंटेंस हुआ मेन आइडिया, जो टॉपिक उसका टॉपिक है, उसके बाद सपोर्टिंग जो है एक्सपैंड मेन आइडिया। आपका जो मेन आइडिया है उसको एक्सपैंड करने में इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डिटेल जो है आपकी हेल्प करती है टू एक्सपैंड मेन आइडिया। तो मेन आइडिया को एक्सपैंड करने में कौन हेल्प करेगा, टॉपिक आपका। अगर टॉपिक पता चल गया है, थीसिस स्टेटमेंट पता चल गई है, मेन चीज़ थीसिस स्टेटमेंट आपने फाइंड कर ली है कि इसकी क्या पूछ रहा है वो मुझसे, तो फिर आपको उसे एक्सपैंड करने में कोई नहीं रोक सकता आपको पता चल गया, बस आपको पता चल गया कि मेरा टॉपिक ये है, मैंने इसके ऊपर लिखना है, फिर आप उसकी मदद से उसे एक्सपैंड करते जाओगे। जब उसको बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेन आइडिया क्या है और इसको मैंने लिखना क्या है, वो कंफ्यूज रहता है और ना उसे जो आता है वो भी भूल जाता है। आगे फिर आपको यानी एक पैराग्राफ के अंदर मैंने जैसे बताया कि एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है, और दूसरा सपोर्टिंग डिटेल उसके रिलेटेड दी जाती है और फिर उसको कंक्लूड किया जाता है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। तो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हमेशा रिलेटेड होते हैं टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक को तो सम अप करना है ना। अगर ह्यूब्रिस को डिस्कस कर रहे हैं तो आप नीचे किसी और को कर दें, नीचे आप ट्रेजेडी को कर दें सम अप। अब ह्यूब्रिस को डिस्कस कर रहे हैं तो सम अप किसको करना है, उस ह्यूब्रिस को ही हमने सम अप करना है, ठीक है। टू सम अप और इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, we say that the hubris was the main cause of his downfall, because when he gets this hubris he forgets everything, even he fight with the Theseus, fight with Theseus, Jugista and even Creon out of hubris, and hubris is leading him toward wrong directions। तो हम कहेंगे, सम अप करेंगे कि ह्यूब्रिस जो है वो अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल था। तो अगर यहाँ पे आपने कंक्लूड इसको करना है, कर दें आप ट्रेजेडी को कंक्लूड, तो फिर आप ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, इट विल बी रॉन्ग। सो दिस इज अ थिंग माय डियर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, दे मेक लॉट ऑफ मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, एंड you might remember when we was learning about the a kind of novels and the rest of the subject, when I was teaching I used to prepare for you introduction and conclusion। आपको याद होगा मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन जो है, हाँ फोजिया, इंट्रोडक्शन खुद बनाता। सर ये आप बिल्कुल, आप ये जो अभी आपने 2 चीज़ें बताई है ना, हाउ टू स्टार्ट,
द क्वेश्चन, ठीक है, आता इतना मटेरियल हो जाता है, जैसे वो हमने द रेप ऑफ द लॉक पढ़ी थी, इतना मटेरियल के दिल करता था पूरा ही बाहर निकाल दो, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, एक चीज़ ये यहाँ पे मेरी भी गलती होती रही है और अभी भी स्टिल मैं यहीं पे वीक हूँ। और एक सर ये जो सम अप है ना, ये बिल्कुल के सवाल जो पूछा जा रहा था उसी को सम अप करना चाहिए था। ये भी एक दो बार जो है ना मेरी गलती हुई थी। मैं सम अप कहीं और चल पड़ती थी, और वो जो सवाल से रिलेटेड जैसे ह्यूब्रस पूछा गया था तो ह्यूब्रस को नहीं, तो वो उसकी फेट को सम अप कर दिया था। ये दो गलती हुई थी। ये देखें, ये चीज़ें मैं आपको याद होगा कि मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन खुद बनाता था, याद हो, शायद मैंने लिखवाए भी आपको, फिर हमारे अंदर कंक्लूजन भी और इंट्रोडक्शन भी, लेकिन फिर हमारे अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए कि उन्होंने कहा नो जी ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद एक यूट्यूबर। एक चीज दोबारा जरा बताएंगे, स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन? मैं अच्छा चलो पूछा है तो क्या हिस्ट्री उसकी बतानी है, बायोग्राफी की क्या करना चाहिए? मैं एवरीथिंग टुडे विल डिस्कस ऑल दीज थिंग। बल्कि ये चीज़ें तो मैंने उस वक्त भी मैंने कहा कि अगर आपका जो एग्जामिनर है जो जिस पे फोकस रखता है वो आपके फोकस रखता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पेपर चेक करता रहा हूँ, मुझे याद है कि हम क्या चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, इंट्रोडक्शन हम अच्छी तरह देखते हैं और बच्चे को देखते हैं कि उसने सम अप कितना अच्छा किया हुआ है, कितना वेल उसने सम अप किया हुआ है, जो उसका टॉपिक सेंटेंस था, जो उसका टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट को उसने सम अप करने पे क्या उसका अबूर है। अगर वो उसको नहीं कर रहा अच्छी तरह सम अप, तो इसका मतलब है वो ही इज़ बीटिंग अबाउट द बुश, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, उसे पता ही नहीं है क्या चीज़ है। तो ये इंट्रोडक्शन बड़ा ठोस किस्म का हो, मैंने बार बार उस वक्त भी आप लोगों को कहा, मैंने खुद बना के दिए इंट्रोडक्शन, इवन आपको कंक्लूजन बना के इसलिए दे रहा था कि जब जो बच्चा ये दो चीज़ें कर जाएगा वो तकरीबन उसका क्वेश्चन भी कंप्लीट कंसीडर होता है और उसको एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। जो इन दोनों पे लूज़ है, यानी वो उसे उसकी कमांड नहीं है, तो वो कभी मार्क्स अच्छे गेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसके अंदर पहले तो उसका थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आप पढ़ें कि वो क्या कह रहा है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि डिस्कस द ह्यूब्रस इन इडिपस रेक्स, आपको पता नहीं चला कि ह्यूब्रस क्या है, आपके ज़हन में आया कि शायद ये बात कर रहा है कैथारसिस की, शायद ये हमार्टिया की बात कर रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, आप किसी और डायरेक्शन में उसको ले गए। अब आपने उसका इंट्रोडक्शन भी गलत बना दिया, आपने उसका कंक्लूजन भी गलत बना दिया, आपको पता ही नहीं चला कि उसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या थी। उसने इस तरह आपको घुमा दिया, जो कल वो एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड की थी, जैसे वो कह रही थी ना कि फार्सिकल एलिमेंट कैसे कॉज बनते हैं ट्रेजेडी की। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था ट्रेजी कॉमेडी का, इसकी थीसिस जो स्टेटमेंट थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी एक इम्प्लाइड फॉर्म में थी। इट्स नॉट इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, इट्स इन इम्प्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट मीन वाजे, इम्प्लिसिट मीन छुपी हुई। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में हर दफ़ा आपको थीसिस स्टेटमेंट नहीं मिलती, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और अक्सर वो उसको या तो रॉन्ग कर आता है या छोड़ ही देता है इतना कंफ्यूज। लेकिन हमने उसको फिर क्या करना है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट दिए होते हैं उससे रिलेट करके, फिर जैसे कल उसने कहा कि फार्सिकल एलिमेंट कैसे ट्रेजिडी का कॉज बनते हैं, वहाँ पे ट्रेजी कॉमेडी उसको साबित करना है। क्या करना था फौजिया, उसको ट्रेजी कॉमेडी लिखना है कि ये लाइफ जो है, मॉडर्न राइटर जो हैं वो इस बात पे अग्रीड हैं कि लाइफ जो है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ द ट्रेजी कॉमेडी, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, सो इट गोज साइड बाय साइड, वेयर एवर देर इज अ सैडनेस एंड देर इज हैप्पीनेस एज वेल। So life is a combination of these two things, and it started right back from the Shakespeare, because you go to the medieval age, there was not like these concept. Talk about even to the ancient Greek age, they were only talking either tragedy or comedy. They were only discussing tragedy. They were showing only one aspect of the life. तो एंशियंट ग्रीक, मेडिवल एज, इस तरह की एजेस में अगर जाएं तो क्या आपको वो लिटरेचर क्या बताता है कि ज़िंदगी का एक ही पहलू है। या तो वो रिलीजियस, मिडिवल एज में आ जाए तो वो रिलीजियस पहली हुई दिखाता, रिलीजियस एस्पेक्ट दिखाए जाते, और प्ले किस फॉर्म में होते थे, या मैरिकल, मोरालिटी। ये मैं मिडिवल एज की बात कर रहा हूँ जो मज़हब की एज थी, रेनेसेंस एज में ऐसे नहीं था। मोरालिटी, मैरिकल और मिस्टीरियस प्लेस, ये मेन प्ले होते थे सब। और ये सारे किसके बारे में लिखे जाते थे, उनके सेंट और चर्च के बारे में।
ठीक है, और सारे चर्च के गिर्द घूमते, मैरी, मदर मैरी, होली गोस्ट, ट्रिनिटी और क्राइस्ट और इस तरह की चीज़ों के इर्द गिर्द वो उनके टॉपिक घूमते, या उनके जो बड़े बड़े सेंट्स होते, उनके जो बड़े बड़े मैरेकल्स होते, उनको दिखाया जाता। बट लेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन देयर वाज अ रेनेसेंस एज, दे स्टार्टेड लुकिंग लाइफ at the life with different aspect. Even Shakespeare, he took varieties of characters. Talk about the Othello, Hamlet, Midsummer Night. Talk about the rest of the play like Twelfth Night. Talk about the Merchant of Venus. There are lot of character like Portia and Ophelia or Gertrude, and lot of characters. Even Desdemona. So characters are in varieties and showing you different world. अब एक और character आया हुआ, Discuss Othello. Discuss Othello shows a variety of nature, human nature. अब देखिए इसके अंदर क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये मैं पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि डिस्कस Othello play as a variety of ह्यूमन नेचर। डिस्कस ओथेलो का जो प्ले है उसमें वैराइटीज ऑफ ह्यूमन नेचर मौजूद हैं। डिस्कस इन डिटेल। हाँ जी, क्या करना है, बिलीव मी, ये सिर्फ करैक्टर लिस्ट, अगर आप इसको यानी कि उसका स्टार्ट अच्छा सा बनाएं, उसके बाद उसके हर करैक्टर को डिफाइन कर दें, तो ये आपका सवाल, ये आंसर है। लेकिन मुझे पता है कि बच्चों को 100% ये पता नहीं चलना, उन्होंने कुछ और लिख देना। भाई नेचर ही पूछी है ना, कि शेक्सपियर का जो प्ले है वो ह्यूमन नेचर, डिफरेंट ह्यूमन नेचर को इजहार करता है। आप यागो की नेचर लिखेंगे, डेस्डेमोना की नेचर लिखेंगे, बर्बेंशियो की नेचर लिखेंगे, हर करैक्टर जो है वो नेचर को ही बता रहा है या नहीं। एवरी करैक्टर इज हैविंग हिज हर ओन नेचर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द करैक्टर्स एंड देयर नेचर, हाउ दे वर बिहेविंग इन द प्ले, योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। उसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाएं, उसके बाद करैक्टर्स को 1 by 1 लिखें और उसको कंक्लूड कर दें, और बड़ा ज़बरदस्त आपका आंसर। मतलब ये हुआ कि बच्चों को वो सवाल समझ ही नहीं आता, वो उसका रॉन्ग उसे समझ के आ जाते हैं, उसका आंसर रॉन्ग देते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी मैं तो नहीं पास हो सकती क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा। नहीं, असल में प्रॉब्लम कोई और है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एग्जामिनर के क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते। बाज़ औक़ात एग्जामिनर खुद घुमा फिरा के बात कर देता है, उन्हें पता होता है कि रट्टा लगाया हुआ वो भी पाकिस्तानी है। अच्छा जी, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैराग्राफ। एक पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होता है। एक स्टेटमेंट के अंदर भी कोई स्टेटमेंट अगर आपसे दी जाती है, कोई आपसे पूछी जाती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई उसका मेन आइडिया होता है, उसका अंदर भी उसका कोई टॉपिक, कोई थीसिस स्टेटमेंट होती है जिसको हमने बताना होता है। इट इज़ जनरली द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का सेंटेंस होता है, या तो ये शुरू में दिया गया होता है या कभी कभार ये एंड पे दे देते हैं। आपने इसको फाइंड करना है। नीचे मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरे पास प्रैक्टिस है। कंसिस्ट ऑफ वन कंट्रोलिंग आइडिया, इसके ऊपर एक आइडिया होगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं, हमारा टॉपिक है कॉलेज, ठीक, हम कॉलेज के ऊपर लिख रहे हैं, ये तो हो गया टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कॉलेज में आप क्या क्या करते हैं, वो सारी आपकी सपोर्टिंग डिटेल है। आपने जो सपोर्टिंग डिटेल देनी है इस टॉपिक के बेस पे ही देनी है ना, तो आप क्या करेंगे, कॉलेज से रिलेटेड क्या होता है, एजुकेशन है, ठीक है, लर्निंग है, स्किल्स है, ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्शन है, टीचर्स हैं अच्छे, उसका एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल है। तो ये सारी जो डिटेल मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क है जो आपको दिया जाता है, डेली असाइनमेंट है। तो दीज आर ऑल सपोर्टिंग डिटेल। आपके पास ये टॉपिक आ गया और ये सारी सपोर्टिंग डिटेल है जो मैं दे रहा हूँ, ये सारी। अब जो आपने कंक्लूड करना है तो आपके टॉपिक जहन में होना चाहिए, उसको फिर माइंड में रखते हुए आपने कंक्लूड करना है।
ये ना हो कि कंक्लूजन किसी और का दे दें, टॉपिक कोई और हो। टॉपिक को हमेशा माइंड में रखना है कंक्लूड करते हैं। कंसिस्ट ऑफ वन कंट्रोलिंग आइडिया, इट इज़ अ मेड अप ऑफ द सब्जेक्ट। ये बात हो रही है टॉपिक सेंटेंस की। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा प्रैक्टिस दिया कि कैसे आप एक नैरो डाउन करते हैं कि बाज़ का एक काफ़ी टॉपिक होता है ना, लंबा होता है, स्टेटमेंट लंबी है, तो उसमें से एक कैसे निकालनी है। नैरो ईच टॉपिक, चूजिंग अ कंट्रोलिंग आइडिया एंड राइट द टॉपिक सेंटेंस फोकस्ड एनफ टू राइट द गुड पैराग्राफ। अब डाइट के ऊपर अगर एक उसने ये टॉपिक है तो इसके से रिलेटेड वो कहता है कि फोकस सेंटेंस, कंट्रोलिंग आइडिया, चूज़ अ कंट्रोलिंग आइडिया। तो नैरोड द टॉपिक, टॉपिक को नैरोड करो, कंट्रोलिंग आइडिया बनाओ उसका, यानी ये टॉपिक है ना तो इसके अंदर से क्या बनाओ, नैरो डाउन करके इसका एक टॉपिक अच्छा सा बनाएं, इसको कंट्रोलिंग आइडिया दें, टॉपिक सेंटेंस दें इससे रिलेटेड। तो इंटरनेट, मॉडर्न मेडिसिन्स, मूवीज़, so these are the topics related to the point. Thesis statement. What is thesis statement? It is the main idea of the entire essay. एक पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक पूरी, लेट्स सपोज वो 4 सेंटेंस पे मुश्तमिल कोई एक स्टेटमेंट ही लिख दी किसी ने, ठीक है, उसके अंदर से एक मेन थीसिस जो है उसका वो निकालना, वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। जैसे वो आपसे पूछ लेता है कि लंबा सा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मेरे पास हो, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि the demons in Hades wants to influence one, but when it happens she disposes him. Discuss Heda characters in the light of the comment. अब यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि वो क्या कह रहा है कि असल में ये हेडा का करैक्टर है। हेडा का इसकी जो मेन थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, वो देखिएगा। द डेमन होता है डिटी, जो स्पिरिट है उसके अंदर, स्पिरिट जो है उसके अंदर एक बुरी स्पिरिट है। क्या स्पिरिट है? इन हेडाज वांट टू इन्फ्लुएंस वन, यानी हर किसी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है। व्हेन इट हैपन्स शी डिस्पोजेज हिम, डिस्कस हेडास कैरेक्टर इन द लाइफ। अब उसने दूसरी लाइन में जैसे दूसरी डिस्कस हेडास कैरेक्टर, उसने बता दिया कि ये हेडा के कैरेक्टर को हमने डिस्कस करना है। यानी ओवरऑल जो डिस्कशन होगी वो किसके बारे में होगी, इसमें एक्सप्लिसिट कर दिया ना उसने। ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट जो है मेन हेडास कैरेक्टर, हेडास कैरेक्टर जो है वो हमने मेन डिस्कस करना है। बाकी तो उसने सारा सपोर्टिंग डिटेल है ना, असल में हेडा कैरेक्टर है। जो पीछे उसने द डीमंस इन हेडा गैब्रियल, ये वो जो भी उसने दिया है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वो हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, इसको हेडा के कैरेक्टर। यानी ये सारा सपोर्टिंग था, ये मेन है। हमने अब हेडा गैब्रियल का कैरेक्टर जो है डिस्कस करना और उसको बताना है कि उसके अंदर क्या है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है कि जब भी वो किसी को कोई भी उसकी लाइफ में आता है तो पहले तो उसे इन्फ्लुएंस करती है, फॉलोअर बनाती है उसका अपना। तो जब वो करीब हो जाता है तो फिर उसको क्या करती है, उससे दूर हो जाती है। कैसे? कि ये उसके अंदर एक स्पिरिट है या कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कि व्हेन इट हैपन्स डिस्पोजेस हिम, फिर उसे नफरत करने लग जाती है। एंड इट हैपन्स, और हमने बताना ये कहाँ कहाँ किस किस करैक्टर के साथ वो करती है। ये वो मतलब किसके साथ करती है? पहले तो वो करती है लव बॉग के साथ, इस तरह का काम, उसको करीब करती है फिर दूर। टेस्मैन को भी अपने पास करती है सम हो, और उसके बाद उससे भी मोनोटोनस फील करती है। थिया के पास होती है, उसके साथ भी ऐसे करती है। यानी जो करैक्टर हैं, अगर आप उन सब के साथ ये किस तरह डील कर रही है वो सारा बता देंगे उसका करैक्टर, तो ये आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट आपको पता चल गई है। तो कंक्लूड भी आप कर लेंगे क्योंकि आपके हाथ में ये आ गई है।
उसके बाद इट इज़ नॉर्मली द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप देखें अभी मैंने जो आपके पास पढ़ा है वो भी लास्ट सेंटेंस में आया है। ये थीसिस स्टेटमेंट कहाँ आई है? लास्ट टेंस में, जो अभी मैंने पढ़ा कि करैक्टर को डिस्कस करें। तो ये अक्सर कभी जो शुरू में आ जाती है, कभी लास्ट में आती है। इट मस्ट बी वन कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है ये। एंड 3 points of essay will be included in the sentence. Tell the reader what the body of the paragraph will consist of. और जो मेन चीज़ थी वो हमने लर्न कर ली है। एग्जाम्पल टॉपिक रीडिंग थीसिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू। अब देखिए एक मिसाल दी गई है आपको कि इसमें से आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करें। टॉपिक इसका रीडिंग है, तो यहाँ पे देखें थीसिस स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू कल्टिवेट द रीडिंग हैबिट बिकॉज इट ब्रॉडन द नॉलेज, इन्हेंस इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव द वोकेबलरी। ये सारी थीसिस स्टेटमेंट। लर्निंग टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट थीसिस स्टेटमेंट लर्निंग टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, tedious एंड एक्सपेंसिव। थीसिस स्टेटमेंट सेंटेंस उसने कहा ये प्रैक्टिस करें, खुद बनाएं, पर ये हमसे रिलेटेड नहीं है। ये आपके सामने एक मैं फाइंड करके देता हूँ, इसके अंदर मेन आइडिया क्या है। ये छोटा सा एक पैराग्राफ है। जॉन सिंग्स सो ब्यूटिफुली दैट मैनी, यानी इसके अंदर हमने मेन आइडिया जो है वो फाइंड करना है, जो इसका टॉपिक सेंटेंस बनेगा इसका। जॉन सिंग्स सो ब्यूटिफुली दैट मैनी पीपल थिंक ही शुड बी प्रोफेशनल सिंगर। ही वॉन्ट्स a dance contest last years. Have you ever seen John's painting? They are exceptionals. In addition, he learned how to program a computer by himself, created applications and made millions of dollars selling and support. John is a good at support. अब देखिए इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है। ब्यूटिफुली, जॉन सिंग्स ब्यूटिफुली, यानी एक तो ये है कि वो बहुत अच्छा क्या करता है, गाता है। ये क्या है इसके अंदर कि वो सिंगर है, टैलेंट है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे आपने मेन जो आइडिया है इसका फाइंड करना है। ब्यूटिफुली दैट how many people think he should be a professional singer, यानी एक तो वो सिंगर है, टैलेंट है, ठीक है, एक टैलेंट हो गया। He also won the dance contest, इसका मतलब है वो डांसर भी है, दूसरा टैलेंट हो गया। इस तरह आपने किसी पैराग्राफ के अंदर कैसे फाइंड करना है। हैव यू एवर सीन जॉन्स पेंटिंग, इसका मतलब है वो पेंटर भी है, फिर टैलेंट आ गया। दे आर एक्सेप्शनल। इन एडिशन ही लर्नड हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ, तो कंप्यूटर का टैलेंट भी रखता है। क्रिएटेड एप्लीकेशन एंड मेड $1 million एंड सपोर्ट्स जॉन इज अ गुड एट द सपोर्ट, फिर एक और टैलेंट हो गया। तो बताएं जी इसका मेन आइडिया क्या बनेगा। टैलेंट बन गया जॉन्स टैलेंट, टैलेंट्स ऑफ जॉन्स, वेरियस टैलेंट्स इन जॉन्स पर्सनैलिटी और जॉन्स कैलिबर और जॉन्स टैलेंट, या टैलेंट कह लें, टैलेंट्स इन जॉन, टैलेंट्स इन जॉन्स पर्सनैलिटी। तो यही इसका मेन टॉपिक है। अब हमें पता चल गया जॉन टैलेंट